हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आशा करते हैं आप सभी लोग कोरोना से सेफ होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन करंट अफेयर्स का मीडियम है द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि रिकमेंड किया जाता है बहुत से एग्जाम्स के लिए। तो हमने ये करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए है। अब बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम ये कवर कर देगी ये वीडियो। तो बेसिकली ये कवर कर देगी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री, दैट इज यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए और सीडीएस और बाकी कई रीजनल एग्जाम ये वीडियो कवर कर देगी। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में हर दूसरे दिन नेता लोग पार्टी चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए ये लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मानसिंह केस। एक केस था, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ था, काफी सालों से केस चल रहा था और अब फाइनली इसका रिजल्ट आया है 35 सालों के बाद। तो ये केस थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे N95 मास्क के बारे में। ये मास्क बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है इसके बारे में वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमें ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार फ्लड्स के बारे में। क्यों बिहार में हर साल फ्लड्स आ जाते हैं, चाहे मानसून हैवी हो या ना हो, बारिश हल्की सी भी हो तब भी बिहार में फ्लड आ जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे उसका क्या रीजन है। उसके बाद पढ़ेंगे हम SASB के बारे में, क्या है SASB, और उसके आखिर में पढ़ेंगे हम IRDAI के बारे में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या है डिफेक्शन लॉ, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स क्या है। तो जब एक इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्टेड मेंबर किसी पार्टी का या इंडिपेंडेंट भी इलेक्टेड मेंबर स्विच कर जाए पार्टी, यानी कि एक पर्सन है वो पार्टी ए से इलेक्शन जीता है, बट इलेक्शन जीतने के बाद उसने पार्टी बी ज्वाइन कर ली, तो ये डिफेक्ट कर गया वो। तो ये तो लोगों के साथ धोखा हो गया, जिसने उसे वोट दी पार्टी ए के नाम पर, तो इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम। ये होता है डिफेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डिफेक्शन, डिफेक्शन क्यों होता है। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ये पर्सनल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टी ए का इलेक्टेड मेंबर हूँ, बट मैं सिर्फ मेंबर हूँ, मैं कोई मिनिस्टर नहीं मुझे बनाया गया, बट पार्टी बी मुझे कह रही है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। तो देयर आर चांसेस दैट आई मे गो टू पार्टी बी। तो डिफेक्शन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया और डिफेक्शन कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेक्शन कब ऐड किया गया। तो डिफेक्शन हमने ऐड किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में। याद रखिएगा 1985 में हमने इसे ऐड किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1985 में कौन सी गवर्नमेंट थी और कौन हमारे पीएम थे। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1985 में कौन सी गवर्नमेंट थी इंडिया में। उसके बाद ये डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे 10th शेड्यूल में है, ये जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, जो कि आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 पार्ट 2 और आर्टिकल 191 पार्ट 2। तो जो पहले वाला है 102 पार्ट 2, ये डील करता है पार्लियामेंट से रिलेटेड, यानी कि हमारे सेंटर से रिलेटेड है, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है। और जो ये आर्टिकल 191 पार्ट 2 है, ये डील करता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, यानी एमएलएज वगैरह के
के साथ ये रिलेट करता है। तो इसमें उसके प्रावधान लिखे हुए स्टेट लेजिस्लेचर के डिफेक्शन के, एंटी डिफेक्शन के। अब बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकती है, कब एक मेंबर को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो अगर वो पार्टी मेंबर है, सबसे पहले तो अगर वो पार्टी मेंबर है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। सबसे पहले इफ मेंबर वॉलेंटरीली गिव्स हिज मेंबरशिप, अगर वो अपने आप पार्टी की मेंबरशिप दे दे, छोड़ दे यानी कि, तो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पार्टी ए में हूं और मैंने पार्टी ए छोड़ दी और पार्टी बी ज्वाइन कर ली, अगर मैं इलेक्टेड मेंबर हूं, ये याद रखना है आपको कि इलेक्टेड मेंबर के बारे में ही है। तो अगर मैं इलेक्टेड मेंबर हूं पार्टी ए का और मैंने पार्टी ए छोड़ दी और पार्टी बी ज्वाइन कर ली, तो मैं डिस्क्वालीफाई कर जाऊंगा। दूसरा प्रावधान ये कहता है कि अगर मैं डिसओबे कर जाऊं पार्टी लीडर के डायरेक्टिव्स को ऑन अ वोट इन लेजिस्लेचर, यानी मुझे पार्टी के लीडर ने मुझे बोला कि पार्लियामेंट में जो बिल पास होगा उसके फेवर में वोट करना है, बट मैंने उसके फेवर में वोट नहीं किया, तो इस केस में भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। और एक केस होता है कि मैं एब्सेंट नहीं हो सकता। जब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो मैं जानबूझकर एब्सेंट नहीं हो सकता, मुझे इसका प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अपने पार्टी को कि मैं उस दिन एब्सेंट हो जाऊंगा, तो मैं अचानक से एब्सेंट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। क्या इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी डिफेक्ट हो सकते हैं या डिफेक्ट कर सकते हैं हमें नहीं, क्या ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? तो आंसर है हाँ, जरूर, बिल्कुल। इफ दे ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट, तो क्या हुआ, एक पर्सन है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया, बट आफ्टर विनिंग इलेक्शन उसने ज्वाइन कर ली पार्टी, कोई पार्टी, तो वो डिफेक्ट कर जाएगा। ये क्योंकि लोगों के साथ धोखा हो गया, लोगों ने तो उसे इंडिपेंडेंट मेंबर को वोट दिए थे बट उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो डिफेक्ट कर गया, इसका मतलब। अब बात करते हैं एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शंस है इस रूल को, क्या कोई भी आदमी डिफेक्ट नहीं कर सकता, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अब। तो अगर 2/3 elected member of a party collectively joins another party, then they will not be deflected, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और ये हमने ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। उससे पहले होता था ये 1/3 मेंबर का ही सिर्फ क्राइटेरिया था कि अगर 1/3 मेंबर कलेक्टिवली कोई पार्टी और ज्वाइन कर लेंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं कहलाएंगे। बट ये रूल बड़ा आसान था, मतलब कि आप सोचिए किसी छोटा सा स्टेट है, कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां पर सीटें बहुत ही कम होती है, 30 40 सीटें होती है, 40 50, तो 1/3 मेंबर 10 15 मेंबर होते हैं और इन्हें खरीदना या डिफेक्ट कराना बड़ा ही आसान था। तो बड़ी पार्टी टूट रही थी इसके, तो 2003 में हमने इसे अमेंड कर दिया और 1/3 को हमने इंक्रीज कर दिया 2/3 से, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे गवर्नमेंट में। अब क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करेगा कि तुम ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया है, तो इसका आंसर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो आप लोग अब मुझे बताएंगे कमेंट में कि हमारा प्रेजेंट स्पीकर कौन है और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है राज्यसभा का। और एक बात याद रखिएगा कि ये ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसके ऊपर, ये कोर्ट इसे रिव्यू कर सकता है, बट ओनली आफ्टर द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बट ओनली आफ्टर द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि इन केस ऑफ लोकसभा जब स्पीकर अपना डिसीजन दे देगा, उसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं, हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके डिसीजन के खिलाफ। अर्लियर ये नहीं होता था, पहले स्पीकर का जजमेंट फाइनल होता था, बट इन 1992 में
किहोतो होलोवन वर्सेस द चीलू केस में ये पहली बार कोर्ट ने कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं इसका। तो ये याद रखिएगा, 1992 में पहली बार हमने जुडिशियल रिव्यू ओपन किया था। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए इस केस के बारे में, क्योंकि ये बहुत लंबा केस चला है, 35 सालों के लिए केस चला है। और ये केस किसके बारे में है, क्या है ये केस, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम जस्ट टाइमलाइन डिस्कस करेंगे इसकी कि कैसे कब क्या हुआ, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ था फेब 20 को 1985 में। फेब 20 को 1985 में राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह थे कहाँ के, भरतपुर के राजा। भरतपुर के राजा थे मान सिंह। अब आपको याद रखना भरतपुर कहाँ है। भरतपुर मेनली यूपी बॉर्डर पर है तो राजस्थान में, बट यूपी बॉर्डर के पास है। और इसके भरतपुर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये जरूर याद रखना है। इसका एग्जाम में आने की चांस बहुत ज्यादा है। वो नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। वो नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के पास है और भरतपुर यूपी बॉर्डर पे है, तो ये याद रखिएगा। तो हुआ क्या इस केस में, 20 फेब 1985 को राजा मान सिंह ने अपनी गाड़ी एक स्टेज पर चढ़ा दी, स्टेज तोड़ दिया बेसिकली उन्होंने। वो स्टेज वो किसके लिए लगा हुआ था, पॉलिटिकल रैली थी एक उस समय के सीएम की। सीएम कौन थे स्टेट में, शिवचरण माथुर। और ये कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। कौन सी पार्टी के, कांग्रेस के। कांग्रेस के पार्टी के सीएम थे। आफ्टर कांग्रेस वर्कर्स इंसल्टेड फ्लैग ऑफ भरतपुर। भरतपुर के फ्लैग की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थोड़ी इंसल्ट कर दी, तो इससे गुस्सा होकर राजा मान सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी स्टेज पर। और he also rams a chopper meant for CM। उन्होंने एक चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर को भी रैम कर दिया, जो कि सीएम का था, सीएम उसमें जाने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 21 को पुलिस ने मान सिंह और उनके 2 साथियों को मार दिया। कहा जाता है कि ये लोग सरेंडर करने जा रहे थे, बट पुलिस ने उन्हें मार दिया। और पुलिस कहती है कि इन्होंने पहले हमारे ऊपर शूटिंग की थी, तो इसलिए हमने इन पर गोली चला दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राजस्थान में बहुत हंगामे हुए। और उसके जस्ट 2 दिन बाद सीएम को रिजाइन करना पड़ गया। सीएम को क्या करना पड़ गया, रिजाइन। और उसके 5 दिनों बाद 28 फेब को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। और 1985 की बात हो रही है। और उसके 5 साल बाद जब कोई डिसीजन नहीं आया, 1990 में जो राजा थे मान सिंह, उनकी बेटी ने केस को ट्रांसफर करने के लिए बोला और केस मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। कहां से, जयपुर से मथुरा कोर्ट में। अब 35 सालों बाद यानी कि 30 सालों बाद, 1990 के 30 सालों बाद जुलाई 21 यानी कि कल 2020 को इस केस का रिजल्ट आया है और 11 पुलिसमैन दोषी पाए गए हैं इन मर्डर ऑफ राजा मान सिंह। तो ये याद रखना है आपने, कहाँ का केस है, राजस्थान का केस है। अब बात कर लेते हैं हम एमपी के गवर्नर के बारे में, लेट गवर्नर लालजी टंडन के बारे में, जिनका कल देहांत हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं। कहाँ के एमएलए रहे, यूपी में ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं। और 2009 में ये लोकसभा एमपी भी इलेक्टेड हुए फ्रॉम लखनऊ सीट से इलेक्टेड हुए। ये यूपी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे जब मायावती सरकार थी। बीएसपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी, जब ये बीजेपी के मेंबर थे मेनली। लालजी टंडन बीजेपी के मेंबर थे। और ये एमपी के गवर्नर होने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, इनका कल देहांत हो गया। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज ये थी, मिनिस्ट्री क्वेश्चन अगेंस्ट यूज ऑफ N95 वोल्ड मास्क। तो क्या है N95 वोल्ड मास्क, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने क्यों इसे यूज करने से मना किया है, प्रिवेंट करने के लिए कहा है इसके यूज को।
तो सबसे पहले N95 क्या है? तो इट इज अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस डिजाइन टू अचीव अ वेरी क्लोज फेशियल फिट। तो बहुत अच्छे से फिट होता है हमारे फेस पर और बहुत एफिशिएंट है फिल्ट्रेशन करने में एयरबोर्न पार्टिकल्स में। जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वायरस वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर कर देता है, हमारी बॉडी तक पहुंचने नहीं देता, हमारे मुंह में नहीं जाने देता, हमारे नाक में नहीं जाने देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मास्क है। अब इसमें देखेंगे ये मास्क में N और 95 है, दो चीजें हैं, तो इनको हम डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले तो N क्या चीज है? N क्या है? तो N स्टैंड्स फॉर नॉन ऑयल। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं मास्क इस साल एग्जाम्स में। तो N स्टैंड्स फॉर नॉन ऑयल। मीनिंग क्या है इसका? दैट इट कैन बी यूज्ड इफ ऑयल बेस्ड पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एयर। अगर ऑयल बेस्ड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है एयर में तो ही हम इसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये उन्हें फिल्टर नहीं कर पाएगा, ये उन्हें वो फंस जाएंगे इसके मास्क में और ब्लॉक कर देंगे एयर को अंदर आना। तो इसलिए नॉन ऑयल है। अब 95 का क्या मीनिंग है? यहाँ लिखा है 95 का क्या मीनिंग है। तो 95 मीन्स इट हैज 95% एफिशिएंसी टू फिल्ट्रेट एयरबोर्न पार्टिकल्स। ये 95% फिल्टर कर देगा जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, उन्हें 95% फिल्टर कर देगा। तो क्या बात हो गई कि गवर्नमेंट इसे यूज करने से मना कर रही है, ये पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले व्हाट इज द वाल्व इफेक्ट? द वाल्व इफेक्ट क्या है, क्या चक्कर है वाल्व का? तो देखिए, जैसे कि N95 बड़ा ही टाइट फिट होता है हमारे फेस पर, तो डिफिकल्टी हो सकती है यूजर को ब्रीथ करने में। तो ये डिफिकल्टी ना हो, इसे पार करने के लिए कुछ मॉडल्स में एक्सहेलेशन वॉल्व होता है दैट कैन मेक ब्रीदिंग आउट इजियर एंड रिड्यूस हीट बिल्डअप। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ मॉडल है, यहाँ पर इनमें कोई वॉल्व नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ देखिए यहाँ वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ भी वॉल्व लगा हुआ है। ये ब्रीदिंग इजी करने के लिए ये वॉल्व लगाया जाता है। बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो वॉल्व है, दिस मे नॉट बी able to prevent the spread of COVID-19 as exhaled air goes out without filtration। गवर्नमेंट कह रही है कि जो हम हवा एक्सेल करेंगे, तो हवा बाहर छोड़ेंगे, वो विदाउट फिल्ट्रेशन इस वॉल्व की जगह से बाहर आ जाएगी, तो ये दूसरों में स्प्रेड कर सकता है कोरोना वायरस। तो इसलिए आप इसे यूज ना करें, गवर्नमेंट ऐसे कह रही है। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको इस मास्क को यूज नहीं करना है, N95 वॉल्व मास्क को। तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है टू प्रिवेंट यूज ऑफ दिस मास्क, इस मास्क को यूज करना बंद कीजिए अब। बट इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं होममेड कवर्स। आप रुमाल बांध सकते हैं, आप कोई कपड़ा बांध सकते हैं, अपना गमछा कहते हैं जिसे, वो बांध सकते हैं आप, वो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं बिहार फ्लड्स के बारे में। आपने सुना होगा बिहार में फ्लड आ चुके हैं, हर साल की तरह हर साल बिहार में फ्लड आते हैं, चाहे बारिश हल्की सी हो चाहे बारिश बहुत ज्यादा हो, बिहार में फ्लड जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो क्यों आते हैं ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बिहार की टोपोग्राफी, बिहार किस जगह पर है? बिहार बेसिकली हिमालय के फुट हिल्स में है, मतलब हिमालय के बिल्कुल नीचे है। तो उसके ऊपर है नेपाल, नेपाल में पूरा हिमालय है, पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। तो होता क्या है, जब पहाड़ में से कोई नदी आती है तो वो फ्लो करती है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स किस तरफ करेगी फ्लो? बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार है फुट हिल्स में। तो जब भी वहां पर बारिश होती है, हल्की सी बारिश हो जाए चाहे, तो नदी भर जाती है और बिहार में बाढ़ आ जाती है। हल्की सी बारिश से ही बिहार में बाढ़ आ जाती है। और
जो वाटर की स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है इन नदियों की, क्योंकि पूरी स्लोप होती है। तो स्लोप में जब पानी बहेगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और बिहार में आके ये रिवर्स प्लेन एरिया, क्योंकि बिहार में ये फैलने लग जाती है और इनका पानी भटकने लग जाता है और बाढ़ आ जाती है मेनली। तो अब डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेन रिवर्स है जो बाढ़ लेकर आती है बिहार में, और इन ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिन होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गंडक रिवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये नेपाल में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये बिहार में आती है, नेपाल से बिहार में वेस्ट नेपाल की ये रिवर है, याद रखिएगा, वेस्ट नेपाल में ये रिवर है गंडक रिवर। तो ये बॉर्डर भी बनाती है यूपी और बिहार के बॉर्डर में भी ये बहती है। उसके बाद आती है कमला रिवर, ये भी नेपाल से ओरिजिन होती है, तो उसके बाद बिहार में आ जाती है, ये भी बहुत ज्यादा तबाही मचाती है बिहार में। उसके बाद है बागमती रिवर भी नेपाल से आती है, तो याद रखिएगा ये तीनों रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, नेपाल से ओरिजिन होती है, नेपाल से। और उसके बाद आ जाती है बिहार में, और उसके बाद मिल जाती है गंगा में जाके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की। और उसके बाद अब बात करते हैं कोसी रिवर की, इसे सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा तबाही बिहार में कोसी रिवर पहुंचाती है। अब कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तो ये ओरिजिन होती है नेपाल के थोड़ा ऊपर जाके, तिब्बत है वहां से इसका ओरिजिन है कोसी रिवर का, और ये भी गंगा में मिल जाती है। ये ईस्ट नेपाल की रिवर है, याद रखिएगा, ईस्ट नेपाल में बहती है। अब आखिरी रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है महानंदा रिवर। इसे महानदी रिवर से कंफ्यूज मत करना, इस पर हीराकुंड डैम है सब, उससे कंफ्यूज मत करना। ये महानंदा रिवर ओरिजिन कहाँ से होती है, अब ये बात कर लेते हैं। ओरिजिन होती है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल में कहाँ से, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के पास एक जगह है चमोली करके जगह है, वहां से ओरिजिन करती है महानंदा, और ईस्ट नेपाल में बहती है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से अंदर आती है नेपाल में, और बाद में गंगा रिवर में मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये 5 रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है बिहार में बाढ़ फैलाने के मात्र। तो ये भी याद रखिएगा, इन पहली 3 रिवर्स का ओरिजिन है नेपाल में, और उसके बाद कोसी का ओरिजिन है तिब्बत में, और महानंदा का ओरिजिन है इंडिया में। महानंदा को महानदी से कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। तो इस साल की अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल हो गई। अब किसने कैंसिल किया इसे, कौन कैंसिल कर सकता है, ये बात हम समझते हैं अब। तो क्या इसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल करती है या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कैंसिल करती है, तो देखते हैं कौन इसका जिम्मेवारी लेता है कैंसिल करने की, कौन है। तो देखते हैं, सबसे पहले SASB है जो डिसाइड करता है कि अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी। अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड सारे काम SASB करता है, यानी कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है अमरनाथ यात्रा के बारे में। तो जो हमें पास वगैरह बुक करने पड़ते हैं अमरनाथ यात्रा के, वो भी हमें यहीं से मिलते हैं SASB से। अब बात करते हैं क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हाँ ये कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट है ऑफ JK स्टेट लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया था 2000 में। अब तो जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं रही, अब यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, तो इसलिए अब ये पहले का बनाया हुआ 2000 का स्टेट लेजिस्लेचर में। अब मेन बात करते हैं इसकी कंपोजिशन, कौन कौन इसके मेंबर है और कितने मेंबर है इसके। तो मेनली इसके 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स होते हैं। जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो होगा गवर्नर ऑफ J&K, ये लिखा गया था पहले, बट अब एज यू नो दैट जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, तो यहाँ गवर्नर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा यहाँ पर। ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है।
तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है J&K का, तो उनका नाम है श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू। ये याद रखना आपने, गिरीश चंद्रा मुर्मू। और उसके बाद एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इन 10 मेंबरों में से, वो होता है एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है। और बाकी के बचे 8 मेंबर और होते हैं, 8 बोर्ड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, वही जम्मू गवर्नमेंट इन्हें सिलेक्ट करती है। तो याद रखिएगा इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, गवर्नर ऑफ J&K, गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोरोना कवच के बारे में और IRDAI के बारे में। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं होगा, तो खत्म होने वाली है वीडियो, बस थोड़ा सा वेट ओवर कर लीजिए। तो सबसे पहले कोरोना कवच क्या है, कोरोना शील्ड कह लीजिए इसे, कोरोना कवच क्या है। तो मेनली ये इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इंट्रोड्यूस की गई है रिलेटेड टू कोरोना डिजीज। कोरोना डिजीज से आपका जो खर्चा आएगा हॉस्पिटल वगैरह का, वो ये कोरोना कवच कवर करेगा। तो इसने पास किया है इस इंश्योरेंस को। तो कौन इंश्योरेंस पास करता है, बेसिकली हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर कौन देखता है हमारी कंट्री में, तो वो है IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखना है आपने, इंश्योरेंस रिलेटेड मामले कौन देखता है हमारे इंडिया में, IRDAI। अब इसका स्टेटस, ये कैसी बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये हमारे पार्लियामेंट में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद नहीं थी ये बॉडी, हमने बाद में बनाई है, पार्लियामेंट में हमने बिल पास किया है, उसके बाद ये बॉडी बनी गई है। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ IRDAI। कंपोजिशन में इसके 10 मेंबर्स है। सबसे पहले एक चेयरमैन होगा और 5 होल टाइम मेंबर्स है और 4 पार्ट टाइम मेंबर है। याद रखना कितने पार्ट टाइम है और कितने होल टाइम है, तो 5 होल टाइम है और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी जो आप यूज करेंगे अपने एग्जाम में, बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लायक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो एक बार मैं पैटर्न के बारे में बता देता हूं कि हम ये सीरीज कैसे चलाएंगे। तो मंडे टू संडे हर रोज रात को 8 बजे वीडियो आया करेगी। आप 8 बजे हर रोज ये वीडियो देख पाएंगे। पूरे दिन के करंट अफेयर्स होंगे इसमें, हिंदू न्यूज़पेपर से होंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर दिया करेंगे इसमें। और संडे को हम 2 वीडियो डाला करेंगे, यानी कि संडे को हम एक और वीडियो डालेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें होंगे MCQs, पूरे पिछले वीक के जो हमने पढ़ाया है उसके MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs जिनके आने की संभावना ज्यादा है एग्जाम में, वो हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। इस दिन संडे को 12 बजे वो वीडियो आएगी। तो याद रखिएगा संडे को 12 बजे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर आके इस चैनल पर इस करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा संडे को। एक बात और, तो आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स बनाते रहा कीजिएगा साथ में, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको मेमोराइज हो जाता है। जब आप खुद से कुछ चीज लिखते हो ना तो आपकी मेमोरी में अच्छे से घुसती है। अगर मैं पढ़ा दूंगा और मैं चला जाऊंगा तो आप 2-3 दिन बाद ये सब कुछ भूल जाओगे। बट अगर आप नोट्स बनाओगे, खुद लिखोगे अपने हाथों से, तो वो लॉन्गर टाइम के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगी वो बातें। तो याद रखिएगा नोट्स बनाने हैं आपको, लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो thank you everyone. I hope you got some knowledge from this. Thank you.